हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम। इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस सॉल्व कर रहे हैं। आई होप आप सबने आज का सेशन सॉल्व कर लिया होगा। अब चलते हैं आज के सेशन की एक्सप्लेनेशन की तरफ, ठीक है, विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय वॉट यू डू टूडे। यानी कि आपका जो भी भविष्य है, आगे भविष्य का निर्माण हो रहा है, आप आज जिस तरीके से अपना सोच रखते हैं, जिस तरीके के एक्शंस आप आज लेंगे, उसी से आपका भविष्य निर्माण होगा। और ये बात बिल्कुल फैक्ट है। आपने देखा है, अगर आप अच्छे से स्कोर नहीं कर रहे होंगे, अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे, तो आपको आज की डेट में जॉब हासिल करने में, एक स्टेबल जॉब हासिल करने में परेशानी हो रही होगी। लेकिन जो बच्चों ने कॉलेज टाइम पे अच्छे से अपने सब हर एक करिकुलम के ऊपर अच्छे से ध्यान दिया है, एकेडमिक्स में अच्छे से ध्यान दिया है, फोकस दिया है, उनका ज़्यादातर का तो कईयों का कैंपस प्लेसमेंट ही हो गया होगा। और जिनका कैंपस प्लेसमेंट नहीं हुआ वो स्कोर भी कर चुके होंगे अच्छी जगह पे, राइट। तो आप आज ही अपने भविष्य का, हम सोचते हैं ना फ्यूचर में हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, उसका निर्माण आज से ही स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अभी भी ज़्यादा देर नहीं हुई है, अपने फ्यूचर को चेंज करो। जो जिस तरीके की ज़िंदगी आप चाहते हो उसके लिए आज से काम करना शुरू कर दो। ओके, स्टार्ट करते हैं। अब बिपरजॉय, एक तूफान, साइक्लोन, इसके बारे में बहुत दिनों से न्यूज़ में हाहाकार मचा हुआ है, ठीक है। एक्चुअल में ये काफ़ी खतरनाक तूफान था। इसको सीवियर, वेरी सीवियर कैटेगरी में गिना जा रहा था, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ हिट करा? महाराष्ट्र में, गुजरात में, पार्ट्स ऑफ राजस्थान में, यहाँ पर अभी होके जा चुका है, ठीक है। तो उसी के बारे में सारी चर्चा है आज की। अ पोटेंट साइक्लोनिक स्टॉर्म, पोटेंट मतलब बहुत ही शक्तिशाली, साइक्लोनिक स्टॉर्म मतलब साइक्लोन जिसको बोलते बवंडर वाला तूफान, ठीक है, जिसका नाम है क्या? बिपरजॉय, स्वेप्ट थ्रू गुजरात एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान। कहाँ कहाँ गया ये? स्वेप्ट थ्रू मतलब कहाँ कहाँ से होकर गुजरा ये होकर गुजरा गुजरात और कुछ राजस्थान के कुछ पार्ट्स में से, ठीक है। अब last week, and while it did cause noticeable destruction to the infrastructure, scores of injuries and cattle deaths, there have been only 2 reported casualties। बोल रहे हैं कि पिछले हफ्ते ये तूफान गुजरात और पार्ट्स ऑफ राजस्थान से होकर गुजरा तेजी से, ठीक है। अब इसमें काफ़ी गंभीर मात्रा में या काफ़ी इसने इंफ्रास्ट्रक्चर को, जमीन मतलब प्रॉपर्टीज़ को डैमेज किया है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें जान माल के नुकसान की, या फिर इंसानों को चोटों की, या फिर जानवरों के नुकसान की, तो उसमें केवल 2 ही रिपोर्टेड कैजुअलिटीज़, यानी कि 2 ही कैजुअलिटीज़ अभी तक सामने आई हैं जो रिपोर्ट की गई हैं, ठीक है। यानी कि जान माल का ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, बट हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंचा है। द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो हिंदुस्तान का मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, began issuing its first reports on the cyclone's trajectory as early as June 8। इन्होंने साइक्लोन का जो पाथ है, किस पाथ से होके साइक्लोन गुजरेगा, ट्रैजेक्टरी क्या होता है, जो वो पाथ फॉलो करने वाला है, ये इसकी ट्रैजेक्टरी है कि भाई यहाँ से होके गुजरेगा, या फिर ये हमारा हिंदुस्तान का नक्शा है कि यहाँ से होके गुजरेगा, यहाँ से ऐसे निकल जाएगा, या फिर ये यहाँ से छूता छूता वापस निकल जाएगा, ठीक है। तो वो जो उसका रास्ता है, पाथ है, वो उन्होंने कब से रिपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया था? एज अर्ली एज जून 8 एंड बाय जून 11। और जून 8 से उन्होंने स्टार्ट कर दिया था रिपोर्ट करना, और जून 11 तक द एजेंसी फर्स्ट इंडिकेटेड दैट द स्टॉर्म वुड नॉट बाईपास इंडिया। बोल रहे हैं कि 11 जून को पहली बार इस एजेंसी ने कहा था कि ये जो तूफान है, ये जो बवंडर वाला तूफान है, ये हिंदुस्तान से नहीं गुजरेगा एज प्रीवियसली एस्टिमेटेड, जैसा कि पहले अनुमान लगाया गया था, बट वुड लाइकली शार्पली स्विंग टूवर्ड्स कोस्टल सौराष्ट्र गुजरात। बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान से नहीं गुजरेगा, लेकिन बहुत तेजी से क्या कर सकता है, ये सौराष्ट्र गुजरात की तरफ मूव कर सकता है, वहां से मतलब गुजरता, जैसे सपोज करो तूफान है, उसका सेंटर जो है, एपी सेंटर है, वो तो यहाँ पर है, बट इसका जो बाहर की हवाएं हैं वो यहाँ से, हमारे हिंदुस्तान से यहाँ से गुजर रहा है, तो इसकी बाहर की हवाएं हैं वो यहाँ से चपेट में लेते हुए जा रही हैं, तो वो भी काफ़ी नुकसानदायक होती हैं, ठीक है। तो वही ये कह रहे हैं, लेकिन वो शार्पली स्विंग कर गया किस तरफ? सौराष्ट्र की तरफ। The storm was also categorized as falling in the very severe category। ये जो तूफान था, ये जो बवंडर था, ये वेरी सीवियर कैटेगरी में फॉल करता था, जिसमें
एवरेज विंड स्पीड जो है वो ओवर 115 किलोमीटर पर आवर की विंड स्पीड है, ठीक है। तो इतना खतरनाक था ये। 4 days of lead time and an estimate of its strength gave enough time for district authorities। बोल रहे 4 दिन जो हमें मिल गए, कि हमें 4 दिन पहले ही अंदाजा लग गया कि ये तूफान कहाँ कहाँ से गुजरने वाला। 4 दिन पहले ही हमने उसका जो पाथ है उसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि इस पाथ से गुजरेगा। तो हमें वो 4 दिन का एक लीड टाइम मिल गया, एक बढ़त मिल गई 4 दिन की, जिसमें हमने क्या किया, वहां से लोगों को इवैक्यूएट कर दिया मतलब वहां से लोगों को निकाल दिया पहले ही कि भाई अपने घर वगैरह खाली कर दो, और सेफर जो पार्ट्स हैं, सेफर जो इलाके हैं जहाँ पे तूफान के गुजरने की आशंका नहीं है, उन इलाकों की तरफ उन लोगों को पहुंचा दिया गया। तो 4 दिन हमें काफ़ी मात्रा का काफ़ी अच्छा टाइम मिल गया था। और जो पहले ही हमने इस तूफान की स्ट्रेंथ, इस तूफान की तेज़ी, तीव्रता को आइडेंटिफाई कर लिया था, गेव इनफ टाइम, इसने हमें बहुत सारा टाइम दे दिया फॉर डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज इन गुजरात टू बिगिन इवैक्यूएटिंग पीपल। जो कि डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज थी गुजरात में, जिन्होंने पहले ही लोगों को घरों से और घर दफ्तर खाली करवाना शुरू कर दिया। नियरली 1 लाख पीपल इन द कोस्टल रीजन्स ऑफ द स्टेट्स वर मूव टू शेल्टर्स एंड क्लोज टू 30 सेंट्रल एंड स्टेट डिजास्टर रिलीफ टीम्स वर केप्ट रेडी। बोल रहे करीब 1 लाख लोगों को कोस्टल रीजन से, कोस्टल रीजन होते हैं जो समुद्री तट वाले इलाके होते हैं, ठीक है। ये जो हमारा इलाका है ये पूरा क्या है, कोस्टल रीजन है, राइट। यहाँ पे जो भी पॉपुलेशन रहती है वो कोस्टल रीजन में रहती है, क्योंकि ये जो सारा इलाका है ये समुद्र से लगता है, ओके। तो यहाँ पे गुजरात पड़ता है, तो इस इलाके को, इसके जो कोस्टल एरियाज हैं, यहाँ से लोगों को हटा के सेफर एरियाज में ले गए, ठीक है। और 30 सेंट्रल और स्टेट, यानी कि स्टेट और सेंटर की मिला के 30 डिजास्टर रिलीफ टीम्स जो है उनको तैयार रखा गया था कि कुछ भी स्थिति खराब हो तो आप लोगों को रेडी रहना है और एकदम तुरंत एक्शन में आना है, ठीक है। द रेलवेज कैंसल्ड सेवरल ट्रेन्स and fishermen too received advanced warnings of the cyclone's impact। अब कई बार क्या होता है कि मछुआरे ऑलरेडी समुद्र में होते हैं जब साइक्लोन आता है, फिर उस टाइम पे हम उनकी हेल्प किसी भी सूरत में नहीं कर पाते, ठीक है। अंततः क्या होता है, जो भी नुकसान हुआ हो, चाहे जान का ना हुआ, केवल बोट पलट गई बट बंदे सेफ हैं, बट जो भी नुकसान हुआ हमारे पास उसको एक्सेप्ट करने के अलावा कोई भी चारा नहीं बचता। इस बार क्या हुआ, 4 दिन पहले से ही हमें वार्निंग दे रहे थे, तो फिशरमैन से भी बचाव हो गया कि वो भी साइक्लोन्स के इम्पैक्ट से बच गए, कि वो भी तूफान में समुद्र में नहीं उतरे, ठीक है। और रेलवेज ने भी काफी सारी ट्रेन्स जो है वो कैंसिल कर दी थी, रद्द कर दी थी। तो इससे क्या हुआ कि उसका इम्पैक्ट जो है और कम हो गया। received advanced warnings of the cyclone's impact that kept them away from the sea, जिसकी वजह से जो मछुआरे हैं वो समुद्र में नहीं गए। There were power outages in 1092 villages। पावर कट रहा, ठीक है, तूफान की वजह से पावर आउटेज रहा, पावर के फेलियर रहा 1092 विलेजेस में। अबाउट 5120 इलेक्ट्रिसिटी पोल्स वर नॉक्ड डाउन। 5120 जो इलेक्ट्रिसिटी के खंबे हैं वो उखड़ गए जमीन से, ठीक है। एंड एन एस्टिमेटेड 186 ट्रांसफॉर्मर्स एंड 2502 फीडर्स वर डैमेज इन सौराष्ट्र कच्छ रीजन। तो जो सौराष्ट्र कच्छ रीजन है उस इलाके में इतना नुकसान हुआ है, बट ये केवल जो हमने पहले चर्चा करी कि प्रॉपर्टी का डैमेज हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डैमेज हुआ है, इंसानी जान या पशुओं की जान को कोई नुकसान नहीं सामने आया है अभी तक। While shops and establishments have reportedly reopened, अब दुकानें और जो दफ्तर वगैरह है वो दोबारा खुल चुके हैं। A full return to normalcy is still awaited, लेकिन अभी स्थिति सामान्य होने में टाइम लगेगा और अभी उसका इंतजार है कि स्थिति सामान्य कब होती है। Experience from recent years shows that cyclones, whether in the Bay of Bengal or the Arabian Sea, अब बोल रहे हैं कि हमारे अभी तक के पिछले कुछ सालों के एक्सपीरियंस से ये पता चलता है कि ये जो साइक्लोन्स हैं, चाहे बे ऑफ बंगाल इस साइड है, ठीक है, चाहे अरेबियन सी वाला इलाका ये है, ठीक है, इन दोनों ही इलाकों में एंड देयर एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट कैन बी प्रिसाइसली गॉज्ड। तो तूफान जो भी कोई साइक्लोन है वो
आने वाला है, उसका क्या रास्ता रहेगा, कितना इम्पैक्ट रहेगा, वो हम केवल 36 से 60 घंटे पहले ही बता सकते हैं। यानी कि हम सोचे कि हमें 15 दिन पहले पता चल जाए, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि तूफान का आने का हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन वो किस दिशा की तरफ मुड़ेगा, बिकॉज उस पर बहुत सारे फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। उस टाइम पे टेम्परेचर क्या है, हवाओं की स्थिति क्या है, ऊपर हिमालयन रेंज की तरफ से जो हवाएं आ रही हैं उनकी स्थिति क्या है, समुद्र की तरफ से जो हवाएं आ रही हैं उनकी स्थिति क्या है, फिर उनके कॉम्बिनेशन से इसको पुश या पुल मिलता है। ठीक है, कि अगर इधर से धक्का मिल रहा है तो हो सकता है वो इस तरफ को मुड़ जाए, या फिर इधर से पुश मिल रहा है तो इस तरफ को मुड़ जाए, तो इसकी डायरेक्शन का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो हम केवल 36 से 60 घंटे पहले ही अनुमान लगा सकते हैं। While a greater lead time should in theory mean more time for preparation, तो ये तो जाहिर सी बात है कि जितना जल्दी पता चलेगा उतना जल्दी हमारे लिए उतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा होएगा, हमें उतना ज़्यादा तैयारी करने का मौका मिलेगा, राइट। तो वही ये चीज़ कह रहे हैं कि अगर हमें ज़्यादा पहले चीज़ें पता चल जाती हैं, ज़्यादा टाइम मिल जाता है, जल्दी चीज़ें स्थिति समझ में आ जाती है, तो इसका साफ साफ मतलब ये है कि हमें और ज़्यादा टाइम मिल जाएगा तैयारी करने का। ठीक है, the nature of coastal infrastructure, inefficient communication networks and livelihood patterns। अब क्या है कि कोस्टल एरियाज है, उस तरफ उधर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्रॉपर्टीज बनी है या जो भी एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, उनका किस तरीके, अब एक आपने कंस्ट्रक्शन करनी है पहाड़ी इलाके में, एक आपने करनी है कंस्ट्रक्शन रेगिस्तान के इलाके में। तो अब शिमला साइड अगर आप जाएंगे तो उसमें नींव जो होती है वो इतनी ज़्यादा, उसका नींव का जो बेस होता है वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग बनाया जाता है कि क्योंकि वो पहाड़ को काट काट के चीज़ें बनाई गई हैं, तो पहाड़ कभी भी ढह ना जाए उस चीज़ का बचाव करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे बरसात भी ज़्यादा होती है, तो कम से कम नहीं तो 10 से 15 लाख रुपए केवल नींव के डेवलपमेंट में लगते हैं। ठीक है, उसके बाद जो ऊपर मकान बनाया जाएगा उसका अलग। तो और यही अगर खर्चा हम एक राजस्थान के इलाके में जाके करें तो वहाँ पे नींव के ऊपर 10 से 15 लाख का खर्चा नहीं आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसकी ज़मीन की रिक्वायरमेंट अलग है, पहाड़ों की ज़मीन की एक रिक्वायरमेंट अलग है। तो जो कोस्टल एरियाज़ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका जो नेचर है, फिर उसके बाद जो हमारा इनएफिशिएंट, हमारा ना काफ़ी जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है, और जो हमारा लाइवलीहुड पैटर्न है। अब कोस्टल एरियाज में ज़्यादातर लोग किस चीज़ में डिपेंडेंट होंगे लाइवलीहुड के लिए? फिशिंग के ऊपर। कंबाइंड विद द नेचुरल फरी दैट साइक्लोन्स ब्रिंग अबाउट, और साथ में जो जिस तरीके की उठापटक या जिस तरीके का एक जो फज लेकर आते हैं ये साइक्लोन्स, ठीक है, प्रकोप जो होता है साइक्लोन्स का, मीन दैट देयर आर लिमिट्स टू प्रिकॉशनरी मेजर। तो इससे एक चीज़ और साबित हो जाती है कि हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते बचाव के, हमारे पास सिर्फ कुछ गिने चुने ही रास्ते बच जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप उस टाइम पे वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ज़मीन के अकॉर्डिंग वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। साइक्लोन्स रोज तो नहीं आएंगे, जब आएंगे तो उस चीज़ की स्थिति से पहले ही हम वहाँ पे ये कर दें कि इस एरिया में घर ही ना बनाया जाए या इस एरिया में ऑफिसेज ना बनाया जाए, कोई डेवलपमेंट ही ना हो, ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बहुत कम स्टेप्स बच जाते हैं जो हम एक बचाव के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। A cyclone in 1998 that struck Gujarat reportedly killed nearly 3,000 people। अब 1998 में एक साइक्लोन आया था जो कि गुजरात में हिट किया था और इसमें करीब 3,000 लोगों की जान गई थी। एंड इट कैन बी सेफली सेड दैट इंडिया हैज मूव्ड बियॉन्ड दैट एरा। तो अब ये बात तो बिल्कुल हमने देखा कि अभी जान माल का नुकसान केवल 2 ही इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए हैं, तो हम इस बात को बहुत गर्व के साथ या बहुत आराम से ये बात कह सकते हैं कि हम उस दौर से, अब उस युग से हम बाहर आ चुके हैं। अब हम काफ़ी डेवलप्ड, एक टेक्नोलॉजिकल हमारी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो चुकी है कि हमने 4 दिन पहले ही अनुमान लगा के प्रिकॉशनरी मेजर्स ले के इतना भारी नुकसान होने से बचा लिया। However, there are newer threats on the horizon। लेकिन अभी हमारे क्षितिज पे और ज़्यादा नए, मतलब क्षितिज पे मतलब दूर से हमें और ज़्यादा थ्रेट्स और ज़्यादा चिंताजनक बातें दिखाई दे रही हैं आती हुई हमारी तरफ। Several studies warn that the Arabian Sea
thanks to the effects of global warming, is likely to be fountainhead of many more severe cyclones. अब कई सारी स्टडीज में ये सामने आया है बात कि अरेबियन सी और खास तौर पे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत ज्यादा और बहुत ज्यादा मात्रा में सीवियर साइक्लोन्स का एक जनक बनने वाला है, ठीक है। यानी कि अरेबियन सी से और भी ज्यादा सीवियर साइक्लोन्स उत्पन्न होने वाले हैं, पैदा होने वाले हैं। Frequent evacuation cannot be implemented as a permanent policy. अब आप खुद सोचो, जब हर महीने इस तरीके के साइक्लोन्स आएंगे तो हर महीने हम लोगों को विस्थापित करके पुनर्स्थापित नहीं कर सकते, राइट। तो हमें कुछ और परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा इसका, है ना। जो अभी कह रहे हैं कि अरेबियन सी से और ज्यादा साइक्लोन्स बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो कि हम रोज रोज तो लोगों को उठा के कि यहाँ से नहीं जी आज आप चलो, फिर 5 दिन बाद हम आपको छोड़ जाएंगे, फिर 10 दिन बाद फिर से चलो अब आपको जाना पड़ेगा, साइक्लोन एक और आ रहा है। तो ये कोई सोल्यूशन नहीं है। तो हमें permanent policy intervention and efforts must be made to ensure that coastal regulation zone, तो ये कोई permanent solution नहीं है और हमें ऐसे efforts बनाने चाहिए, ऐसे efforts लगाने चाहिए कि हम ये सुनिश्चित कर सकें कि जो हमारा कोस्टल रेगुलेशन जोन है वहाँ के जो नॉर्म्स है, यानी कि वहाँ पे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है दैट प्रिस्क्राइब द काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स परमिसिबल एट स्पेसिफिक डिस्टेंसेस फ्रॉम द शोर लाइन। अब इसमें क्या होता है कि कोस्टल डेवलपमेंट ये जो है इसमें 7,500 किलोमीटर का जो एरिया है, कोस्टल स्ट्रेच है हमारा, उसके अलोंग में जो भी घरों की कंस्ट्रक्शन वगैरह है या कंस्ट्रक्शन है उसको मना किया जाता है, प्रोहिबिट किया जाता है। तो हमें उसके रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही कार्यक्रम कोई भी कार्य करना चाहिए और हमें देखना चाहिए कि कितनी हद तक हम घरों को बनाने की या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की परमिशन दें, जिससे कि हमें आगे आने वाले जो साइक्लोन्स की बढ़ती संख्या है उससे हमें परेशानी ना हो, ठीक है। द ड्वेलिंग्स ऑफ रूरल कोस्टल इनहेबिटेंट्स मस्ट बी स्ट्रेंथन्ड, तो बोल रहे अब जो आवास हैं गांव के, रूरल इलाकों के और कोस्टल लोगों के, उनको हमें स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। एंड नेचुरल बलवॉक्स मतलब जो आपको प्रोटेक्शन देते हैं, सहारा देते हैं। तो नेचुरल जो तरीके हैं सहारा देने के या प्रोटेक्शन देने के, उनको सच एज मैनग्रूव्स। अब मैनग्रूव्स फॉरेस्ट आपको पता है सुंदरबन डेल्टा में की तरफ हमने बहुत सारे देखे होंगे या फिर पढ़े होंगे आपने। तो उसमें क्या होता है, ये पेड़ इस तरीके से होते हैं कि समुद्र के तट के इलाके पे पैदा होते हैं, ठीक है। और ये इनकी जड़ें जो है वो आधी पानी में आधी जमीन के ऊपर से बाहर होती हैं हवा में, ठीक है। इस तरीके की ये डेवलपमेंट होती है। तो इससे क्या होता है, जैसे ऐसा कहा जाता है कि अगर सुनामी भी आए तो अगर इस तरीके के मैनग्रोव फॉरेस्ट हो तो उस इलाके में सुनामी का इफेक्ट कम हो जाता है, ठीक है। अगर तूफान आए, ज्वार भाटा आए तो उसमें ये उनका इफेक्ट जो है इस इलाकों में कम हो जाता है इन पेड़ों की वजह से। तो ऐसे मैनग्रोव्स हमें वेटलैंड्स के इलाकों में लगाने चाहिए। मस्ट बी बटरेस्ड, जो कि एक सहारा दे फॉर इम्प्रूव्ड रेजिलियंस, हमारी बेटर सहनशीलता के लिए, हमारे अच्छे वहां के लोगों के बचाव के लिए, ठीक है। उसके लिए हमें एक सहारा दें, ठीक है। तो ये सारा का सारा पैसेज था। अब स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस से। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, बेस्ड ऑन the given paragraph, what was the impact of early warnings from the India Meteorological Department on cyclone बिपरजॉय। कह रहे हैं इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा जो चेतावनी वक्त से पहले और जल्द से चेतावनी दे दी गई, उसका क्या इम्पैक्ट रहा, क्या उसका या तो उसने अच्छा कुछ काम किया या उसने बुरा इफेक्ट डाला, तो किस तरह का उसका प्रभाव पड़ा। द साइक्लोन कॉज्ड वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन इन गुजरात एंड राजस्थान। बोल रहे हैं कि साइक्लोन ने बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन करी गुजरात और राजस्थान में, जो कि गलत है। उन्होंने प्रॉपर्टी इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज काफी हद तक किया, बट जो जाने थी वो हमने काफी हद तक बचा ली, जिसके लिए प्रशंसा की गई थी, ठीक है। द साइक्लोन रिजल्टेड इन हाई नंबर ऑफ कैजुअलिटीज, बिल्कुल गलत, केवल 2 कैजुअलिटीज रिपोर्ट की गई हैं, ठीक है। द साइक्लोन बाईपास्ड इंडिया एज इनिशियली एस्टिमेटेड, जैसा कि पहले अंदाजा लगाया गया था कि साइक्लोन इंडिया से बाईपास हो जाएगा, वही यहाँ पे हुआ है। The cyclone led to evacuation of nearly 1 lakh people in coastal regions। बोल रहे हैं
कि साइक्लोन ने की वजह से 1 लाख लोगों को कोस्टल रीजन से इवैक्यूएट किया गया, बचा के बाहर निकाला गया। ठीक है, तो हालांकि ये बात सही है, बट इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने यही प्रेडिक्ट करा था कि साइक्लोन बाईपास कर जाएगा, तो वही यहाँ पे मेंशन किया गया है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। What measures were taken by authorities in Gujarat in response to warnings about cyclone Biparjoy? कि Biparjoy साइक्लोन की जो वार्निंग्स दी गई थी उनके अगेंस्ट में गुजरात अथॉरिटीज ने कैसे एक्शन लिए, क्या काम किया? द अथॉरिटीज इनिशिएटेड वाइड स्प्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर रिपेयर प्रोजेक्ट्स, कि वहां पे उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज हुआ था उसका रिपेयर का काम शुरू कर दिया। तो ये बचाव का कारण नहीं हो सकता। वार्निंग्स अगर मिली है तो आपने उससे पहले ही, किसी घटना से होने से पहले आपको कुछ चीज पता चल गई है, तो आपने उससे बचाव करना है। और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर को रिपेयर करना है, ये घटना होने के बाद का एक्शन है, तो ये गलत हो जाता है। द अथॉरिटीज रीलोकेटेड पीपल टू सेफर शेल्टर, बिल्कुल सही, सेफर जगहों पे उनको लेकर गए। द अथॉरिटीज इंक्रीज द नंबर ऑफ ट्रेन रनिंग इन अफेक्टेड रीजन्स, बिल्कुल गलत है। इनफैक्ट रेलवेज ने काफी ट्रेनें कैंसिल कर दी थी, तो ये भी गलत हो जाता है। द अथॉरिटीज इनकरेज फिशरमैन टू वेंचर आउट टू सी, कि अथॉरिटीज ने कहा कि भाई अब तूफान आने वाला है, आप समुद्र में चले जाओ, बिल्कुल गलत। 4 दिन पहले ही उनको इन्फॉर्मेशन दे दी गई थी जिसकी वजह से कोई भी फिशरमैन समुद्र में नहीं था। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Based on the given paragraph, what was the main reason India escaped the impact of cyclone Biparjoy? कि इंडिया साइक्लोन बिपरजॉय के प्रभाव से बच पाया, इसके लिए क्या मुख्य कारण थे? एफिशिएंट कम्युनिकेशन नेटवर्क, तो हमारे कम्युनिकेशन नेटवर्क के लिए तो उन्होंने इनएफिशिएंट का वर्ड यूज किया है। ठीक है, अर्ली वार्निंग्स फ्रॉम द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, बिल्कुल सही, कि हमें वक्त से पहले पता चल गया था कि ऐसा कुछ होने वाला है। क्योंकि अगर हमें वक्त से पहले नहीं पता चलता, इमीडिएट एक्शन, इमीडिएटली कुछ चीज हो जाती, सडनली कुछ चीज हो जाती, तो हमारा नेटवर्क, इतना कम्युनिकेशन नेटवर्क बहुत इनएफिशिएंट था, हम इमीडिएटली लोगों को नहीं बचा पाते। ठीक है, और उस टाइम पे जो ये जान माल का नुकसान है ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो सकता था, जैसा कि 1996 के तूफान के बारे में कहा गया है। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोस्टल रेगुलेशन जोन नॉर्म्स, तो इनके बारे में कहा गया कि ये हमें करनी चाहिए, अभी की नहीं जा रही है बट हमें करनी चाहिए। हमें कोस्टल रेगुलेशन जोन जो है उसके जो नॉर्म्स है उनको स्ट्रिक्टली पालन करना चाहिए, तो ये भी गलत हो जाता है, फर्स्ट भी गलत है। स्ट्रेंथनिंग ऑफ रूरल कोस्टल ड्वेलिंग्स, तो रूरल कोस्टल एरियाज में जो घर बनाया जाए उनको और मजबूत तरीके से बनाया जाए, तो ये एक आने वाले टाइम के लिए एक सुझाव है। ठीक है, ये अभी का इम्पैक्ट नहीं है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। According to the paragraph, what is one of the challenges in effectively preparing for cyclones? कि cyclones के लिए effectively प्रभावशाली ढंग से prepare करने के लिए क्या क्या challenges हैं? तो हमने देखा कि बहुत ज़्यादा challenges क्या आते हैं कि जो हमारा communication network है वो strong नहीं है। ठीक है, coastal regulation norms जो है वो strictly पालन नहीं किए जाते, फिर बार बार हम evacuate नहीं कर सकते, तो हमें natural जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जगह के अकॉर्डिंग बना होता है, तो उसमें भी हमें परेशानी होती है। ठीक है, तो देखते हैं। इनएफिशिएंट कम्युनिकेशन नेटवर्क, बिल्कुल सही कि हमारा कम्युनिकेशन नेटवर्क सही नहीं है, इस वजह से ये हमारे लिए एक चैलेंज बन जाता है लोगों को बचाना। स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोस्टल, अगर कोस्टल रेगुलेशन जोन नॉर्म्स जो है अगर उनका स्ट्रिक्टली पालन किया जाएगा तो शायद हमें इतनी ज़्यादा तादाद में इवैक्यूएशन करने की ज़रूरत भी ना पड़ेगी। ठीक है, तो ये गलत हो जाता है। फ्रीक्वेंट इवैक्यूएशंस की बार बार लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा है, इसलिए ये एक चैलेंज बना हुआ है। तो अभी तक नहीं किया जा रहा है, बट अरेबियन सी में इस तरीके की हलचल रेगुलर इंटरवल्स पे होने की आशंका है और बड़े पैमाने पे और ज्यादा मात्रा में होने की आशंका है, तब ये समस्या बन जाएगी। ठीक है, तो अभी के लिए तो ये चैलेंज नहीं है। स्ट्रेंथनिंग ऑफ नेचुरल बल्वॉक्स, अगर नेचुरल बल्वॉक्स को, नेचुरल सेफ्टी मेजर्स को हम बढ़ा देंगे तो हमारे लिए कोई भी चैलेंज नहीं होगा इतना बड़ा। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाता है। सो ऑप्शन ए इनएफिशिएंट कम्युनिकेशन नेटवर्क इज करेक्ट। व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज, अब तो पैसेज में हमें जो भी आंकड़े थे, डेटा था, चाहे वो डेटा था साइक्लोन आने से पहले प्री, चाहे वो डेटा था साइक्लोन आने के बाद के नुकसान का, चाहे वो डेटा था किसी दूसरे साल के साथ में कंपैरिजन का, हमें एक डेटा ओरिएंटेड
पैसेज मिला सारा का सारा, ठीक है। दैट मीन्स ये पैसेज पूरा का पूरा डेटाबेस था, दैट मीन्स ये पैसेज था इंफॉर्मेटिव, ठीक है। इंफॉर्मेटिव हमारा ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी इंफॉर्मेटिव इज करेक्ट। What is the main theme of the passage? अब पैसेज की मेन थीम क्या है? द इम्पैक्ट ऑफ साइक्लोन्स ऑन कोस्टल रीजन्स। कोस्टल रीजन्स के ऊपर साइक्लोन का क्या प्रभाव पड़ता है, क्या ये हमने पैसेज पढ़ा? हमने पैसेज में इस बारे में चर्चा ज़रूर करी है, बट ये पूरा का पूरा पैसेज जो है, जो हमने अर्ली डिटेक्ट किया है इस साइक्लोन को, और जितना मुस्तैदी से हमने उसके लिए तैयारी की है साइक्लोन के लिए, उसके बारे में चर्चा की गई है। दैट मीन्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ अर्ली वार्निंग्स एंड प्रिपेयरनेस इज करेक्ट। चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटिंग इवैक्यूएशन पॉलिसीज, तो इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस करे हैं, बट पूरा का पूरा पैसेज इसके ऊपर नहीं है। द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन साइक्लोन फ्रीक्वेंसी, इसके बारे में भी हमने एक पॉइंट एक जगह पर जिक्र करा है कि अरेबियन सी में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इस तरीके के साइक्लोन्स और फ्रीक्वेंट हो सकते हैं, तो जिस वजह से हमारे लिए इवैक्यूएशन एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं रहेगा। सो ऑप्शन बी, the importance of early warnings and preparedness is correct. Which word is a synonym for buttressed? Buttressed का मतलब होता है सपोर्ट, सहारा देना, ठीक है। सपोर्ट करना, सहारा देना, ठीक है। तो ऑप्शन ए है सपोर्टेड, जो कि इसका सिनोनिम है। वीकेंड मतलब कमजोर करना, ठीक है। डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड मतलब तहस नहस तबाह कर देना। इग्नोर्ड मतलब नजरअंदाज कर देना। ये तीनों जो है नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है, नेगेटिव सेंस इनका है, नेगेटिव मीनिंग है। सपोर्ट एक पॉजिटिव वर्ड है, सहारा देना जिसका मतलब होता है, और बटरेस्ट का मतलब भी सहारा देना होता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच ईडियम बेस्ट डिस्क्राइब्स द मेन थीम ऑफ द एडिटोरियल? पहला है बैटन डाउन द हैचेस, जिसका मतलब होता है किसी कठिनाई या संकट के लिए तैयार रहना, ठीक है। तो यही हमने किया, हमारे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने हमें पहले ही बता दिया, उसकी तहत हमने पहले ही तैयारी कर ली। 30 सेंट्रल और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर रिलीफ टीम्स हमने तैयार रखी थी। रेलवेज ने ट्रेनें रद्द कर दी थी, लोगों को सेफर जगहों पे पहले ही इवैक्यूएट कर दिया गया था, सेफर जगहों पे ले जाया गया था उनको। तो ये सारे क्या है, हमारे संकट से पहले की तैयारी है, ठीक है। तो दैट मीन्स बैटन डाउन हैचेस इज करेक्ट। फ्लाई बाय द सीट ऑफ वंस पैंट्स, इसका मतलब होता है कि अपने इंस्टिंक्ट के ऊपर भरोसा रखना रादर देन जो भी लॉजिक या नॉलेज है उसके ऊपर, ठीक है। होता है ना कुछ कि मेरे को गट फीलिंग आ रही है, हालांकि हमारे जो आंकड़े हैं, डेटा है, स्टैटिस्टिक्स है, वो कुछ और कह रहे हैं, बट हम उसके ऊपर विश्वास नहीं रखते हुए गट फीलिंग के ऊपर जाते हैं कई दफा। तो वो होता है फ्लाई बाय द सीट्स ऑफ वंस पैंट्स। काम बिफोर द स्टॉर्म, अब ये नाम से ही पता चल रहा होगा, तूफान से पहले की शांति। काम मतलब शांति, बिफोर द स्टॉर्म मतलब तूफान से पहले। तो तूफान से पहले की जो शांति है उसको बोला जाता है काम बिफोर द स्टॉर्म। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, ये एक इसका मतलब होता है कि घने अंधकार के पीछे, हर घने काले बादल के पीछे एक आशा की किरण छुपी होती है, ठीक है। जैसे कि बोलते हैं ना कि जब सुबह का अंधकार, सुबह के उजाला होने से पहले अंधकार सबसे ज्यादा होता है, तो वही इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा जो डार्क क्लाउड्स है उन्हीं के पीछे हमारी एक आशा की किरण छुपी होती है। बट यहाँ पे बैटन डाउन द हैचेस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। The little girl was so frightened by the thunder that she hid under her bed. स्टेटमेंट है, फ्राइटेंड हाईलाइट किया हुआ है, इसको हमने रिप्लेस करना है इसी के अप्रोप्रिएट ऑप्शन से, ठीक है, मिलते जुलते से। तो सबसे पहला आता है इलेटेड। इलेटेड मतलब होता है किसी चीज में मगन हो जाना, मंत्रमुग्ध हो जाना, ठीक है, मगन हो जाना, किसी की धुन में झूम जाना। जैसे कि कई बार क्या होता है, कोई गाना हमारे मुंह पे ऐसा चढ़ जाता है कि वो गाना हमारे मुंह से जाता ही नहीं, हम कुछ और सोचने की कोशिश भी करते हैं तो भी वो गाना निकल रहा है, तो वो क्या है, हम उस गाने में मगन हो चुके हैं। कैप्टिवेटेड, कैप्टिवेटेड मतलब मंत्रमुग्ध हो जाना, एकदम उससे एकदम वशीभूत हो जाना। एम्यूज्ड, एम्यूज्ड का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा खुश होना, बहुत ज्यादा खुशी जाहिर करना। और टेरिफाइड, टेरिफाइड मतलब डर,
बहुत ज़्यादा डर जाना, और फ्राइटेंड मतलब भी बहुत ज़्यादा डर जाना होता है। तो कहा जा रहा है कि वो लड़की इतनी डर गई थी थंडर की वजह से कि वो अपने बेड के नीचे छुप गई। तो शी वॉज टेरिफाइड और फ्राइटेंड, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ही सेड दैट समथिंग माइट बी मिसिंग इन देयर। अब इसको हमने डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो ही सेड एज इट इज आ जाएगा, दैट हट जाएगा, डबल कोट्स आ जाएंगे, समथिंग। माइट बी का अगर हमने टेंस चेंज करा तो क्या हो जाएगा, मे बी, समथिंग मे बी मिसिंग इन हेयर। ठीक है, तो इन देयर उस टाइम पे उसने कहा कि वहां पे कुछ मिसिंग है, तो अब भी वो खुद कह रहा है, तो ही सेड समथिंग मे बी मिसिंग इन हेयर। ओके, सो ऑप्शन ही सेड समथिंग मे बी मिसिंग इन हेयर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। The questionable dash of Advocate L. Victoria Gowrie as a judge of Madras High Court epitomizes the problematic nature of the system of judicial appointment. अब हमने बहुत बार ये चीज़ें पढ़ी हैं, पिछले कई टाइम से हम बहुत सारे आर्टिकल्स में ये चीज़ पढ़ रहे हैं कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा खींचातानी सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में चली हुई है कि कोलेजियम को किस तरीके से सरकार कोशिश करे कि अपने अनुसार हम इसमें अपॉइंटमेंट्स करें, जबकि कोलेजियम का सिस्टम अलग है, उसको जजेस को अपॉइंट करने का सिस्टम बहुत अलग है। ठीक है, तो इसी खिंचातनी में एक और पैसेज आज का है कि ये जो क्वेश्चनेबल है, मतलब कि जिसके ऊपर सवाल उठ खड़े हुए हैं, किस चीज़ के ऊपर, ऑफ एडवोकेट एल विक्टोरिया गौरी एज अ जज। अब इनको क्या किया गया, मद्रास हाई कोर्ट का जज अपॉइंट किया है, तो ठीक है, क्वेश्चनेबल अपॉइंटमेंट हो सकता है ऑफ एडवोकेट एल विक्टोरिया गौरी। ठीक है, इसने क्या किया, एपिटोमाइजेस द प्रॉब्लमेटिक नेचर। इसने दोबारा से, ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, इसने दोबारा से ये उदाहरण दे दिया कि जो प्रॉब्लमेटिक नेचर है हमारे जुडिशियल अपॉइंटमेंट का, कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट में जो बार बार परेशानियां आ रही हैं उसको दोबारा से इसने उजागर कर दिया। इट ऑल्सो डैश अ गवर्नमेंट ड्रिवन प्रोजेक्ट। अब ये क्या कर रहा है, ये कुछ गवर्नमेंट ड्रिवन जो ये प्रोजेक्ट है उसकी तरफ इशारा कर रहा है या उसको हाईलाइट कर रहा है, यानी कि वो भी यहाँ पर आएगा। टू टेक ओवर द बेंच थ्रू इट्स फेवरेट्स, कि गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट है कि वो अपने जो अच्छे अनुयायी हैं, उनके जो अच्छे मित्र हैं, उनको ही इस बेंच का हिस्सा बनाए, कोलेजियम का हिस्सा बनाए, ये जो उनकी मंशा है उसको भी उजागर करता है। मिसेस गौरी डैश अनबैश्ड prejudice against minorities became evident। तो मिसेस गौरी का जो ये बहुत ज़्यादा, मिसेस गौरी जिनका अनबैश्ड मतलब कि बिल्कुल ही अडिग जो उनका प्रेजुडाइज है, यानी कि ओपिनियन है, प्री कंसीव्ड ओपिनियन है माइनॉरिटीज के अगेंस्ट में, बिकेम एविडेंट, वो बिल्कुल साफ हो जाता है। व्हेन हर पास्ट स्पीचेस, जब उनकी पिछले पुरानी स्पीचेस एंड इंटरव्यूज केम टू लाइट, जब वो उजागर हुई। आफ्टर हर नेम वाज अप्रूव्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, जब उनका नाम सुप्रीम कोर्ट द्वारा अप्रूव किया गया था उसके बाद में। डैश स्वॉर्न इन एट एन ओथ टेकिंग सेरेमनी ऑर्गेनाइज्ड विद ग्रेट डिस्पैच, जबकि एक बहुत बड़ी, बहुत ही ज़्यादा क्विक और एफिशिएंट वे में, बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से एक ओथ टेकिंग सेरेमनी उनके लिए उजागर कर दी, उनके लिए ऑर्गेनाइज कर दी गई। अर्लियर द यूनियन लॉ मिनिस्ट्री हैड प्रोसेस्ड द रिकमेंडेशंस कंसर्निंग a set of candidates with extraordinary speed not displayed in other cases। इससे पहले यूनियन मिनिस्ट्री ने भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से मुस्तैदी दिखाते हुए कुछ कैंडिडेट्स को बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पीड से उनके अपॉइंटमेंट्स को हरी झंडी दे दी थी, जो कि बाकी केसेस में नहीं देखने मिलता। इट वॉज क्लियर that the government wanted to act ahead of any possible interim order from the court। तो ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि गवर्नमेंट जो है
कोर्ट के द्वारा कोई भी अंतरिम फैसला आ जाए उससे पहले ये कार्यक्रम करना चाहती थी, उससे पहले ये अपॉइंटमेंट्स करना चाहती थी, विच हैड अग्रीड टू हियर पिटिशंस फ्रॉम द ग्रुप ऑफ लॉयर्स अगेंस्ट हर अपॉइंटमेंट, जिन्होंने कोर्ट ने जब एग्री करा था कि वो इनके मिसेस गौरी के अपॉइंटमेंट के अगेंस्ट कुछ लॉयर्स ने याचिका डाली थी, उसके ऊपर सुनवाई करने के लिए उनने हामी भर दी थी, यानी कि उनकी याचिका एक्सेप्ट हो गई थी, अब उसके ऊपर सुनवाई होनी थी। ठीक है, in the process the government ignored a specific recommendation that, तो इस प्रोसेस में, इस पूरी जल्दबाजी में इस पूरी जल्दबाजी में क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने एक और रिकमेंडेशन जो था उसको नज़रअंदाज कर दिया। वो किसका था? दैट आर जॉन साथ्यान, एन एडवोकेट हुज कैंडिडेचर वॉज अर्लियर अपोज्ड बाय द मिनिस्ट्री। एक ऐसे कैंडिडेट आर जॉन साथ्यान, एक ऐसे एडवोकेट जिनका पहले भी कैंडिडेचर जो है मिनिस्ट्री द्वारा अपोज किया गया था, भी इनको पहले अपॉइंट किया जाना चाहिए था। It is clear message that the present regime would pick and choose among those approved by the collegium। बोल रहे हैं कि ये इस बात से साफ हो जाता है कि ये जो सरकार है, जो अभी की सरकार है, ये जो कोलेजियम द्वारा अप्रूव लोगों के नाम हैं उनमें से भी इस तरीके से चुनेगी कि उनका इन अ मैनर इन्फॉर्म्ड बाय इट्स पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस, कि उनकी पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस उससे फुलफिल हों, यानी कि उनकी पॉलिटिकल मंशा उससे फुलफिल हो। वो इसी तरीके से कोलेजियम की लिस्ट में से चुनेंगे लोगों को, कैंडिडेट्स को। उसमें ये नहीं फर्क पड़ेगा उनको कि ये सीनियर है या इनके एक्सपीरियंस ज़्यादा है या ये जूनियर है या इनकी क्या विचारधारा है। इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हुए वो अपना पॉलिटिकल बेनिफिट देखते हुए कोलेजियम के रिकमेंडेड नामों में से सिलेक्ट करेंगे। The government repeatedly has its way indicates that the conflict over the appointment process has reached a stage in which the collegium is constantly under pressure। तो बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट जो बार बार अपना रास्ता निकाल ले रही है ना, कि अपनी गली निकाल ले रही है, कि भाई उन्होंने तो नाम लिख के भेजे बट उसमें से भी उनने वही नाम सिलेक्ट किया जो उनके पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए अच्छा है, ठीक है, या उनकी विचारधारा से मेल खाता है, तो उनने वो नाम चूज कर लिया। तो ये साफ तौर पे सारा का सारा प्रेशर जो है अब कोलेजियम के ऊपर डाल देता है, जिसके ऊपर ये प्रेशर आ जाता है टू यील्ड to the executive's position on individuals if any meaningful progress is to be made, कि ऐसे एग्जीक्यूटिव्स को ऐसे उनको चुनकर लाए कि कोई भी अगर उनको मीनिंगफुल प्रोसेस बनाना है, यानी कि आगे उनको अच्छे तरीके से बढ़ना है, तो वो ऐसे ही कैंडिडेट्स को चुनकर लाए कि सरकार उन्हीं में से अच्छे कैंडिडेट्स ही चुन पाए, जिसमें फिर ये क्वेश्चन ना रह जाए कि इनकी विचारधारा गलत है या इनकी सोच गलत है, या फिर ये पॉलिटिकल जो पार्टी रूलिंग पार्टी है उससे उसके फेवरेट्स हैं इसलिए उनको चुना गया। तो ये क्वेश्चन ही ना रह जाए। तो कोलेजियम को ये चीज़ करनी पड़ेगी कि वो इस तरीके के जजेस अपॉइंटमेंट की लिस्ट इस तरीके की बना के भेजें कि ऐसा कोई क्वेश्चन ना रह जाए। ऑन डैश प्रोसेस ऑफ फिलिंग ऑफ वैकेंसीज, जिससे ये पद भरे जा सकें। ठीक है, सबसे पहला द क्वेश्चनेबल डैश ऑफ एडवोकेट एल विक्टोरिया। अब क्या होगा, इनका अपॉइंटमेंट होगा या फिर इनका ओकेजन। ओकेजन मतलब होता है कोई अवसर, तो ओकेजन तो नहीं होगा। इवेजन मतलब होता है किसी तरीके की चोरी करना, ठीक है, या किसी तरीके से किसी चीज़ से बच के भाग जाना। एलिवेशन मतलब होता है पदोन्नति, तो यहाँ पे इनकी पदोन्नति की गई है एज जज ऑफ मद्रास हाई कोर्ट। या इवैल्यूएशन मतलब होता है मूल्यांकन करना, तो डेफिनेटली उनके पद का मूल्यांकन भी नहीं किया होगा, उनके पद का अवसर भी नहीं होगा, उनके पद को किसी ने हड़प भी नहीं लिया होगा, चोरी भी नहीं की होगी, उनके पद को एलिवेट किया होगा, यानी कि पदोन्नति की होगी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इट ऑल्सो डैश अ गवर्नमेंट ड्रिवन प्रोजेक्ट। अब ये क्या करता है, ये गवर्नमेंट ड्रिवन जो प्रोजेक्ट है उसकी तरफ पोर्टेंट करता है। पोर्टेंट का मतलब होता है संकेत देता है, तो ऑब्वियसली ये गवर्नमेंट ड्रिवन जो प्रोजेक्ट है कि बेंच में अपने ही फेवरेट लोगों को रखा जाए, उसकी तरफ इशारा करता है। एक्सटेंड मतलब बढ़ाना। इंटेंड मतलब इरादा करना। असेंड मतलब चढ़ना। तो यहाँ पे इट ऑल्सो पोर्टेंट्स, यानी कि ये इस चीज़ की तरफ भी इशारा करता है कि गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट है ये अपने फेवरेट्स को ऊपर पद पे बिठाए। ठीक है। मिसेस गौरी डैश अनबैश्ड, जिनका
तो whose unabashed prejudice, option B is correct. Whose unabashed prejudice against minorities became evident when her past speeches and interviews came to light after her name was approved by the Supreme Court dash sworn by the Supreme Court. अब मिसेस गौरी का ही आगे कंटिन्यूएशन में आएगा तो सिंगुलर टेंस आएगा. अब स्वॉर्न आ रहा है मतलब पास्ट की बात है तो वर प्लूरल पास्ट में है और वॉज सिंगुलर है. सो ऑप्शन डी वॉज इज करेक्ट. वॉज स्वॉर्न इन एन ओथ टेकिंग सेरेमनी ऑर्गेनाइज्ड विद अ ग्रेट डिस्पैच. ठीक है, जल्दबाजी में एकदम आनंद फानंद में उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी भी कर दी गई और इनका नाम सुप्रीम कोर्ट द्वारा अप्रूव किया गया था. The government repeatedly has its way indicates that conflict over the appointment process has reached a stage in which the collegium is constantly under pressure to yield to the executive's position on individuals if any meaningful progress is to be made on the dash process of filling up vacancies on the potential मतलब क्षमता. तो इस प्रोसेस को फिलअप करने की जो क्षमता है उसकी तरफ तो इशारा नहीं किया जा रहा. राइट. इंक्रीमेंटल यानी कि बढ़ोतरी वाली. पेरेनियल मतलब होता है कि ये जो ऑन गोइंग या एवर लास्टिंग प्रोसेस है इन वैकेंसीज को भरने की, क्योंकि हमेशा पद खाली होते रहेंगे और फिर उनको भरा जाएगा. ठीक है, तो पेरेनियल मतलब ऑन गोइंग प्रोसेस या एवर लास्टिंग प्रोसेस. और एफर्मल का मतलब होता है अल्प समय में, थोड़े समय के लिए, शॉर्ट लिव्ड. ठीक है, सो यहाँ पे ऑप्शन सी पेरेनियल इज करेक्ट. द एजुकेटेड यूथ engaged in or aiming for salaried placements have borne the brunt of job losses and contraction of the economy. अब बोल रहे हैं हमारी जो पढ़ी लिखी आज की युवा पीढ़ी है जो कि सैलरी वाले प्लेसमेंट्स की तरफ जा रही है या बढ़ रही है, उन्होंने बहुत बड़ा झटका झेला है जॉब लॉसेस का. और हमारी इकोनॉमी जो गिरावट आ रही है उन सब का झटका किसने झेला है? हमारी सैलरीड यूथ ने, जो पढ़ी लिखी यूथ है उसने. The huge number of overqualified youths seeking this comparatively low-level government job further reflects the desperate state of affairs. अब बोल रहे हैं जब बहुत बड़ी संख्या है हमारी ओवर क्वालिफाइड यूथ की जो कि लो लेवल की गवर्नमेंट जॉब्स करने के लिए भी तैयार हैं या उनके लिए भी अपने फॉर्म्स फिल कर रहे हैं, ये इस स्थिति की गंभीरता की तरफ इशारा करता है, उसको दिखाता है. Unfortunately, Punjab has been in the throes of an employment crisis. यानी कि पंजाब जो है वो बहुत ही इंटेंस और वायलेंट स्टेट से गुजर रहा है एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस के पिछले कुछ सालों से. बट ग्रेवली द सिवियर ब्लो डेल्ट बाय द पेंडेमिक. बट सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या पेंडेमिक की वजह से जो लॉकडाउन हुआ उससे उत्पन्न हो गई है और इसने स्थिति को और ज़्यादा गंभीर और ज़्यादा खराब कर दिया है. This is apparent from the fact that 1,152 posts of Patwari recently thrown open have drawn as many as 2.33 lakh aspirants. बोल रहे हैं ये इस बात से विदित हो जाता है, साफ हो जाता है क्योंकि 1,152 पोस्ट जो है पटवारी की वो रिसेंटली उनकी ओपनिंग हुई. ठीक है, लेकिन इसके लिए 2.33 लाख जो आवेदन आ चुके हैं बच्चों के. ठीक है, तो इससे स्थिति की गंभीरता का अंदाजा लग जाता है. अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाता है आर, क्योंकि यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि हम एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिकली पंजाब का यहाँ पे जिक्र किया गया है. ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाता है. सेकेंड स्टेटमेंट हमारा हो जाता है कि जो युवा लोग हैं वो ऐसी सैलरी वाले प्लेसमेंट्स की तरफ जा रहे हैं क्योंकि उनने जॉब लॉसेस का सामना किया है और हमारी इकोनॉमी में जो गिरावट आई है उसका भी सामना किया है. ये हो जाता है सेकेंड. थर्ड हमारा स्टेटमेंट हो जाता है एस, क्योंकि यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है कि किस तरीके से एक पटवारी की वैकेंसी के ऊपर कितने ज़्यादा एप्लीकेशंस आए हैं
और फोर्थ हमारा अरेंजमेंट, तो ये जो ह्यूज बहुत बड़ी संख्या है ओवर क्वालिफाइड यूथ की जो इस तरीके की लो लेवल की गवर्नमेंट जॉब्स करने के लिए भी तैयार है, ये बताता है कि स्थिति की गंभीरता किस तरीके की या कितनी खराब हो चुकी है। ये हमारा हो जाएगा फोर्थ स्टेटमेंट। ठीक है, तो हमारा अरेंजमेंट बन रहा है आर पी एस क्यू। आर से ए बी और डी, यानी कि सी तो एलिमिनेट कर दो, आर पी, यहाँ पे आर एस आ रहा है तो ये गलत हो गया। आर पी, इसमें आर क्यू आ रहा है, ये भी गलत हो गया। आर पी केवल ऑप्शन बी में आ रहा है, आर पी एस क्यू। ठीक है, आर पी एस क्यू ऑप्शन बी इज करेक्ट। दिस इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ इंडियाज एनकरेजिंग इकोनॉमिक रिकवरी। ये इस बात की स्वीकृति है, इस बात की हामी है कि हमारी जो इकोनॉमिक रिकवरी है, इवन एज कंट्री इज बैटलिंग, इस बात की स्वीकृति है कि हमारी इकोनॉमी जो है वो रिकवर कर रही है। इवन एज द कंट्री इज बैटलिंग द सेकेंड वेव ऑफ पेंडेमिक, हालांकि हमारा देश जो है दूसरी लहर से जूझ रहा है, कोरोना वायरस की दूसरी लहर से। साइटिंग द रिवाइवल ऑफ प्राइवेट कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट का हवाला देते हुए द वर्ल्ड बैंक रिसेंटली स्केल्ड अप इट्स प्रोजेक्शंस फॉर इंडियाज जीडीपी। तो वर्ल्ड बैंक ने हमारे जीडीपी के लिए जो प्रोजेक्शंस हैं उनको ऊपर उठा दिया है। ग्रोथ टू 10.1% फॉर 2021-2022, considerably up from 5.4% that it had forecast in its January report। तो जनवरी रिपोर्ट में उन्होंने 5.4% का था, लेकिन अब इंडिया की जीडीपी की उन्होंने कितनी ग्रोथ बताई है, 10.1%। कौन से साल के लिए, 2021-22 के लिए, यानी कि ये हम पास्ट डेटेड आर्टिकल पढ़ रहे हैं। ठीक है, वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट David Malpass has named India among the three nations, the others being the US and China, which are setting the pace for faster global growth on the back of strong rebounds। यानी कि because of बहुत strong rebounds की वजह से जो एक फास्टर ग्लोबल ग्रोथ दिखा रहा है, उसमें वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास, उन्होंने 3 देशों का नाम दिया है जो कि है इंडिया, यूएस और चाइना। ठीक है, ये हमारी ओपनिंग स्टेटमेंट हो जाएगी कि यहाँ पे जिक्र करा है कि हम एक वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने इंडिया की ग्रोथ जो है, इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग रिबाउंडिंग इकोनॉमी के तौर पे देखा है और उनको शामिल किया है उन 3 देशों में जो अच्छा ग्रोथ करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट। However, the international financial institutions hastened to add that in view of the uncertainty caused by a resurgence, बोल रहे हैं कि जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने कहा कि कोविड के दोबारा आने की वजह से, दोबारा पुनर्जीवित होने की वजह से ये बहुत जल्दबाजी होगा, क्योंकि अभी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अनसर्टनिटी है, बहुत ज़्यादा अनक्लैरिटी है, क्योंकि हिंदुस्तान में नंबर ऑफ कोरोना केसेस बढ़ भी सकते हैं और बढ़ भी रहे हैं। द रियल जीडीपी ग्रोथ फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर कुड रेंज फ्रॉम 7.5 to 12.5%। तो बोले तो असल में जो जीडीपी ग्रोथ रहेगी इस फाइनेंशियल ईयर के लिए वो 7.5 से 12.5 के बीच में कहीं भी लाई कर सकती है। अभी जो उन्होंने आंकड़ा बताया 10.1% का, वो बहुत जल्दबाजी होगा कहना। ठीक है, Malpass has made it clear that faster approval and rollout of vaccines are vital for safeguarding national as well as global interest। बोल रहे हैं कि मालपास ने ये बात एकदम साफ कर दी है कि जल्द से जल्द अप्रूवल और जल्द से जल्द वैक्सीन्स और मेडिसिन बनाना, रोल आउट करना, मतलब टेक्निकल टर्म है कि आपको एक कन्वेयर बेल्ट के ऊपर मेडिसिन बन रही होंगी, है ना, तो वो रोल आउट करना मतलब फाइनल पैकेजिंग पे जाना। तो इस तरीके से मेडिसिन को जल्द से जल्द बनाना ये हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारे देश को सुरक्षित करने के लिए और दुनिया भर का इंटरेस्ट इंडिया में बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो हमारा क्यू तो हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट। उसके बाद आता है पी, क्योंकि इसमें बताया गया कि 3 देशों को एक्नॉलेज करा जिसमें इंडिया का नाम भी शामिल है, तो ये एक एक्नॉलेजमेंट है, इस बात का स्वीकृति है कि हाँ हमारी इकोनॉमी रिकवर कर रही है। हालांकि अभी हम दूसरी पेंडेमिक की वेव से जूझ रहे हैं, पर स्टिल हमारी इकोनॉमी रिकवर कर रही है। ये हो गया सेकेंड।
इसके बाद हो जाता है थर्ड पॉइंट, हालांकि कुछ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स ने ये कहा कि अभी ये कहना कि इंडिया रिकवर कर रही है, इंडिया की जीडीपी 10.1 तक बनी रहेगी, ये बहुत बड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि कोविड केसेस पुनर्जीवित हो रहे हैं, देश में कोविड केसेस की बढ़ोतरी हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी जीडीपी 7.5 से लेकर 12.5 के बीच में कहीं भी रेंज कर में लाई कर सकती है। ये हो गया थर्ड। फिर कह रहे हैं कि मालपास ने बहुत क्लियरली कहा है कि हमारे को अगर अपने देश को सुरक्षित करना है कोविड से और दुनिया भर का इंटरेस्ट हमारे देश में बनाए रखना है, तो हमें जल्द से जल्द ज़्यादा तेज़ी से अप्रूवल्स की ज़रूरत है और वैक्सीन रोल आउट करने की ज़रूरत है। तो हमारा अरेंजमेंट बन रहा है QPRS। Q से 2 ही ऑप्शन स्टार्ट है, A और B। QPRS, option A is correct. These middlemen have also been lending money to them for buying inputs. बोल रहे हैं कि ये जो बिचौलिए हैं ये उनको पैसे भी लेंड करते हैं, देते हैं उधार के तौर पर, ताकि वो कुछ सामान इनपुट्स यानी कि हो सकता है कि रॉ मटेरियल खरीदना हो, ठीक है, या फिर कुछ फैसिलिटी बनानी हो, तो इस तरीके के इनपुट्स वो खरीद सकें। अल्बेट एट स्टिफ इंटरेस्ट रेट्स, हालांकि इनके इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत कठोर होते हैं। पंजाब हैज़ अराउंड 47,000 रजिस्टर्ड अड़तियास। पंजाब में 47,000 रजिस्टर्ड नामांकित अड़तिये हैं who make about 1,500 crore annually as commission for their services, जो कि सालाना 1,500 करोड़ कमीशन कमाते हैं अपनी सर्विसेज के लिए, इंक्लूडिंग पासिंग ऑन द पेमेंट्स टू द फार्मर, जिसमें कि पेमेंट्स किसानों को उनकी पेमेंट्स देना भी शामिल है। पंजाब इज इंसिस्टिंग ऑन डूइंग इट द राउंड अबाउट वे, तो पंजाब इसी के ऊपर जोर दे रहा है कि जिस तरीके से पहले चल रहा था अभी भी उस तरीके से चलने देना चाहिए। फॉर डेकेड्स अड़तियाज और कमीशन एजेंट्स हैव बीन हेल्पिंग फार्मर्स एट एवरी स्टेज। अब दशकों से अड़तिये जो हैं या फिर कमीशन एजेंट्स जिनको कहा जाता है, ये किसानों की हर एक स्टेज पे हेल्प कर रहे थे, राइट फ्रॉम द क्रॉप्स अराइवल, जब से फसल अराइव होती है, मंडी में पहुंचती है, वहां से लेके टू इट्स परचेज बाय गवर्नमेंट और प्राइवेट एजेंसीज, जब तक कि इनको गवर्नमेंट या प्राइवेट एजेंसीज खरीद नहीं लेती तब तक अड़तिये ही उनकी मदद करते हैं। The state fears that this switchover would herald the end of its time-tested Artiya system and impact its agriculture-based economy. तो पंजाब स्टेट गवर्नमेंट को इस बात का डर है या इस बात का डाउट है कि ये जो चेंज करने की कोशिश कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट कि अर्तिया सिस्टम से डायरेक्ट उनके अकाउंट में कैश ट्रांसफ़र हो जाए फार्मर्स के, यानी कि बीच में से जो मिडिल मैन है उनको हटा दिया जाए, इससे जो उनका इतने लंबे समय से टेस्टेड एंड अप्रूव्ड जो इनका सिस्टम है अर्तिया सिस्टम, उसको प्रभाव पड़ेगा, उसको नुकसान पहुंचेगा, और जिसका प्रभाव हमारी पंजाब की एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी पे बुरा प्रभाव पड़ सकता है। द सेंटर एंड द पंजाब गवर्नमेंट आर एट द लॉगरहेड्स ओवर इम्प्लीमेंटिंग द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। लॉगरहेड्स मतलब आपस में लड़ाई झगड़ा या आपस में रंजिश में है। सेंटर और पंजाब गवर्नमेंट आपस में लड़ रहे हैं कि ये जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, जिसमें किसानों के पास सीधा पैसा उनके खातों में आ जाएगा, इस सिस्टम से पंजाब को नुकसान पहुंचेगा और सेंटर का मानना है कि इस सिस्टम से किसानों को फायदा होगा। सिस्टम फॉर मेकिंग पेमेंट्स डायरेक्टली टू फार्मर्स फॉर देयर प्रोड्यूस, यानी कि उनकी जो भी उपज है उसका डायरेक्ट पैसा उनके अकाउंट में जाए। तो ये जो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो एस स्टेटमेंट बन जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या जो सिस्टम है, एक डायरेक्ट बेनिफिट सिस्टम है, उसके इम्प्लीमेंटेशन की बात कही जा रही है, जिसके ऊपर सेंटर और पंजाब गवर्नमेंट आमने सामने है, इस बात का एक इंट्रोडक्शन देता है। तो अब ये पंजाब गवर्नमेंट क्यों आमने सामने हो रही है इससे? क्योंकि यहाँ की जो सरकार है उसको डर है कि ये जो स्विच ओवर होगा ये उनका जो टाइम टेस्टेड अर्तिया सिस्टम है इसके ऊपर प्रभाव डालेगा, जिसकी वजह से उनकी एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी के ऊपर दुष्प्रभाव हो सकते हैं। ठीक है,
इसके बाद जब टाइम टेस्टेड की बात हुई तो आगे बताते हैं कि दशकों से ये आड़तिया या कमीशन एजेंट जो है फार्मर की हर स्टेज पे हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो क्रॉप्स, जैसे ही क्रॉप्स मंडी में आती हैं और जब तक वो क्रॉप्स बिक नहीं जाती किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट एजेंसी को, तब तक ये लोग इनका साथ देते हैं। इसके बाद में बताया कि इसके अलावा ये लोग इनको लोन भी देते हैं, जिसमें हालांकि जो ब्याज दरें हैं वो ज़्यादा होती हैं, लेकिन वो ऐसा होता है कि इमीडिएट लोन उनको मिल जाते हैं, पेपर वर्क के लिए 15-20 चक्कर उनको बैंकों के नहीं लगाने पड़ते, ठीक है। तो ये हो गया फोर्थ स्टेटमेंट। तो हमारा अरेंजमेंट बन रहा है SRQP, ठीक है। अब S से यहाँ पे 3 ऑप्शन है, A, C और D, यानी कि B एलिमिनेट कर दो, SR, SP, ये SP है, इसको हटा दो, ये दोनों SR है। फिर SRQ चाहिए हमें, SRP आ रहा है, इसको भी हटा दो, SRQP, ऑप्शन C इज करेक्ट। न्यूयॉर्क हैज बिकम द 115th अमेरिकन स्टेट टू लीगलाइज द यूज ऑफ मैरिजुआना बाय एडल्ट्स। बोल रहे न्यूयॉर्क 15वां ऐसा अमेरिकन स्टेट बन गया है जहां पे मैरिजुआना का प्रयोग जो है वो लीगल हो गया है एडल्ट्स द्वारा। while Virginia intends to allow possession of small quantities of drugs from July onwards। और वर्जीनिया जो एक स्टेट है वो भी आने वाले समय में जुलाई से, यानी कि जुलाई से थोड़ी बहुत मात्रा में ड्रग्स का जो पोजेशन है, यानी कि ड्रग्स का अगर आपके पास पाए जाते हैं थोड़ी बहुत मात्रा में, तो उसको लीगलाइज कर रहा है, मतलब उस पर कोई सजा नहीं होगी। A new law will bring relief to many people previously charged with marijuana crimes in New York। बोल रहे हैं marijuana क्या है, एक तरीके का ड्रग है, ठीक है, जिसकी खेती की जाती है। तो बोल रहे हैं कि कुछ नए जो लॉज हैं ये उन लोगों को राहत की सांस देंगे जिनके ऊपर न्यूयॉर्क में marijuana के रखने के चार्जेस लगे हुए हैं पहले से। Even as the state is expecting that the cannabis program, cannabis program मतलब होता है कि मैरिजुआना की उपज का परमिशन देना मेडिसिनल यूज के लिए, ठीक है, दवाई के इस्तेमाल के लिए मैरिजुआना या किसी भी तरीके के ऐसे ड्रग का उपज का परमिशन जो होता है उसको बोला जाता है कैनबिस प्रोग्राम। तो ये बोल रहे हैं कि इवन एज स्टेट, जैसे कि इनकी जो सरकार है वो इसको ये जो कैनबिस प्रोग्राम है यानी कि मेडिसिनल यूज के लिए इसकी जो उपज है उससे ये उम्मीद लगा रहे हैं $350 मिलियन की आमदनी करने का एनुअली इन टैक्स कलेक्शन के तौर पे, एंड क्रिएट 30,000 to 60,000 जॉब्स, और इसमें 30 से 60,000 नौकरियां भी उत्पन्न हो जाएंगी। Licit cultivation of opium is carried out in tracts notified by the center in the states of मध्य प्रदेश। बोल रहे हैं लीगलाइज मतलब लीगल तरीके से ओपियम मतलब अफीम, सुना होगा आपने, अफीम जिसको बोला जाता है उसको इंग्लिश में ओपियम बोला जाता है। ओपियम की जो कल्टीवेशन है, अफीम की जो कल्टीवेशन है यानी कि उसकी जो फसल है वो उगाई जाती है लीगल तरीके में कुछ ट्रैक्ट्स में, कुछ एरियाज में जिनको सेंटर द्वारा नोटिफाई किया गया है। कौन कौन से स्टेट्स में? मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में। अब आपको ये भी पता है इलीगल तरीके से भी उगाई जाती है कई जगहों पे, राइट। उत्तराखंड एंड यूपी लेट देयर फार्मर्स ग्रो कैनबिस बट ओनली फॉर मेडिसिनल इंडस्ट्रियल पर्पसेस। और उत्तराखंड यूपी के जो फार्मर्स हैं उनको भी यहाँ पे उगाने की अनुमति है, लेकिन केवल मेडिसिनल या इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए। इवन एज हिमाचल प्रदेश इज रिपोर्टेड टू बी फ्रेमिंग अ पॉलिसी इन दिस रिगार्ड। और हिमाचल प्रदेश भी इस पहल में अपनी एक पॉलिसी बनाने वाला है, ठीक है। इन इंडिया द इशू ऑफ लीगलाइजिंग वीड एक तरीके का ड्रग which has been consumed in one form or the other since time immemorial। बोल रहे जिसको एक नहीं तो दूसरे तरीके से कंज्यूम किया जाता है जब से हमें याद भी नहीं है कब से, मतलब इसका कोई फिक्स हमारे पास डेटा नहीं है कि कब से इसको यूज किया जाता है, लेकिन हिंदुस्तानी कल्चर में इसका यूज किया जाता है टोबैको के फॉर्म में, हुक्का के फॉर्म में, ठीक है। कंटिन्यूज टू बी कंटेंशियस, और ये क्या होता जा रहा है, ये बहुत ज्यादा विवादास्पद होता जा रहा है कि इसको लीगलाइज करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सॉफ्ट ड्रग्स सच एज पॉपी हस्क, मैरिजुआना एंड ओपियम फॉल अंडर द एम्बिट ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985। इस तरीके के जो सॉफ्ट ड्रग्स हैं यानी कि जो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, जैसे कि
पॉपी हस्क, मैरिजुआना और ओपियम। ये जो ड्रग्स है ये नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस NDPS के अंतर्गत इसके दायरे में आते हैं, इस एक्ट के दायरे में होते हैं, जो कि 1985 में बना था। ठीक है, तो अब सबसे पहला जो हमारा स्टेटमेंट है वो पी स्टेटमेंट है। क्यों है पी स्टेटमेंट? क्योंकि यहाँ पे बताया गया कि मैरिजुआना को लीगलाइज किया जा रहा है अमेरिका में, और जो न्यूयॉर्क है वो 15वां ऐसा स्टेट है, और इसके बाद वर्जीनिया भी जुलाई महीने से कुछ क्वांटिटी में इस ड्रग का इस्तेमाल जो है अलाउ कर रहा है, पोजीशन अलाउ कर रहा है। ठीक है, अब ये सेकंड पॉइंट क्या बताता है कि क्यों इससे क्या फायदा होगा। इससे कुछ लोगों के ऊपर चार्जेस जो है वो खत्म हो जाएंगे। अगर इसको कैनबिस प्रोग्राम के तहत चलाया जाता है तो इससे टैक्स के तौर पे $350 मिलियन का टैक्स कलेक्शन होने का अनुमान है। इसके अलावा 30 से 60 हजार नौकरियां इसके द्वारा मिलने का अनुमान है। ठीक है, उसके बाद बात आती है इंडिया की, कि इंडिया में वीड को लीगलाइज करने का इशू जो है वो बार बार तूल पकड़ता जा रहा है और ज्यादा विवादास्पद होता जा रहा है। ठीक है, और जो सॉफ्ट ड्रग्स हैं जैसे कि पॉपी हस्क, मैरिजुआना और ओपियम, ये नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट के तहत में आते हैं। फिर बोला जा रहा है कि अगर लीगलाइज कल्टीवेशन जो है वो कुछ स्टेट्स में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के कुछ स्टेट्स में, उत्तराखंड और यूपी के फार्मर्स द्वारा लीगलाइज कर दी गए हैं, और अब नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश जो है वो एक नया स्टेट बनने वाला है जो इस तरफ कुछ नई पॉलिसीज लेकर आने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया 4, यानी कि हमारा अरेंजमेंट बन रहा है PQSR। पी से देखो 2 ऑप्शंस हैं, बी और डी, यानी कि ए और सी को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। PS ये भी गलत हो गया, हमारा PQ है, तो PQSR ऑप्शन डी इज करेक्ट। अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू फॉर्म अ कोहेरेंट पैराग्राफ। फॉर द कस्टमर्स द रूल्स नॉट ओनली प्रोवाइड सेफगार्ड्स बट ऑफर ट्रांसपेरेंसी। बोल रहे हैं अगर हम कस्टमर व्यू पॉइंट से बात करें तो ये जो नियम है ना केवल उनके लिए सेफ गार्ड यानी कि सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं, ना केवल उनको, बल्कि ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता भी रखते हैं, एंड आर एम्पावरिंग टू, और उनको इस चीज की छूट या इस चीज की एक तरीके से पावर भी दे देते हैं। किस चीज की पावर? जो भी ये रूल बनाया गया, विद द फैसिलिटी टू कैंसिल, जिसमें उनके पास ये फैसिलिटी होती है कि वो ई मैंडेट को कैंसिल कर सके डेबिट के, मतलब उसको डेबिट किए जाने से पहले, और विदड्रॉ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, या फिर उसको किसी भी टाइम पे विदड्रॉ कर सके। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पे ई मैंडेट की बात चल रही है, समझ में आ गया। The Reserve Bank of India's new guidelines may not take effect from today as mandated. The deadline for adherence having been extended till September 30 since the banks and merchants are not ready with the infrastructure. वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो नई गाइडलाइंस हैं वो जरूरी नहीं है कि आज से ही प्रभावित हों, आज से ही लागू की जाए, और इसकी जो डेडलाइन है इसको लागू करने की वो 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। क्यों? क्योंकि जो बैंक्स और मर्चेंट्स हैं वो अभी तैयार नहीं है इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर को, इस तरीके के चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए। बट द चेंज इज सर्टनली कमिंग, तो बोल रहे कि अभी वो तैयार नहीं है लेकिन ये होगा जरूर, निश्चित तौर पे होगा। आज नहीं होगा, आज से 2 महीने बाद होगा, 4 महीने बाद होगा, बट डेफिनेटली होगा। with regard to auto payment rules for mobile utility and other bills, जिसमें ऑटो पेमेंट हो जाए मोबाइल बिल्स की, यूटिलिटी और अदर बिल्स की। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वाटर सप्लाई हो गया, इनके बिल्स जो है वो ऑटो पे हो जाए। ठीक है, the users will have to give the go ahead at least once for every auto debit payment. तो बोले The users will have to give the go ahead at least once for every auto debit, यानी कि जो ऑटो पेमेंट की बात की जा रही है तो उसमें जब भी ऑटो पेमेंट होगा तो एटलीस्ट यूजर को एक बार उसका कंफर्मेशन देना पड़ेगा। फॉर recurring payments above ₹5,000 banks are required to send an OTP, one time password. बोल रहे हैं कि बार बार ऐसे पेमेंट्स करने के लिए जिसमें 5,000 से ज्यादा की रकम हो तो उसमें बैंक्स को हर बार एक OTP भेजना जरूरी होगा। ठीक है,
The e-mandate requires additional factor authentication for recurring transactions और repeated transactions या बार बार transaction के लिए एक additional factor authentication require होगा e-mandate के लिए. Banks are supposed to inform customers in advance about the auto debit payments और banks को अपने customers को जो auto debit payment होने वाली हैं उनके बारे में advance में बताना पड़ेगा. That use debit cards पेमेंट्स दैट जिसमें डेबिट कार्ड का इस्तेमाल हो, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल हो, यूपीआई का इस्तेमाल हो एंड अदर पेमेंट प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स बिलो ₹5,000 यानी कि 5,000 से पहले की जो पेमेंट होगी, कम की जो पेमेंट होगी, उसमें जो भी फॉर्मेट यूज कर रहे होंगे उसके लिए बैंक्स को पहले ही अपने कस्टमर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा. अब देखो जो क्यू स्टेटमेंट है ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे जो मैंडेटरी कुछ गाइडलाइंस जारी की गई थी उनकी डेट एक्सटेंड कर दी गई है रिजर्व बैंक द्वारा, लेकिन ये गाइडलाइंस लागू डेफिनेटली होंगी. ठीक है, ये हो गया फर्स्ट. सेकेंड हमारा आता है स्टेटमेंट कि क्या गाइडलाइंस है उनके बारे में बताया जा रहा है कि द ई मैंडेट रिक्वायर्स एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन. ठीक है, ये हमारा सेकंड हो जाएगा जिसमें 5,000 से कम की रकम पे बैंक को प्री इन्फॉर्म करना पड़ेगा. ये तो कम की बात हो गई. अब 5,000 से ज्यादा की, तो 5,000 से ज्यादा की जो भी रकम होगी उसके ई मैंडेट के लिए एक वन टाइम पासवर्ड जनरेट किया जाएगा और हर बार जो भी पर्सन है उसको कंफर्मेशन देनी पड़ेगी. ये हो गया थर्ड. और फोर्थ हमारा स्टेप हो गया पी, जिसमें बताया गया है कस्टमर्स के लिए ये एक सेफगार्ड के साथ साथ ट्रांसपेरेंसी भी प्रोवाइड करता है और उनको इस बात का अधिकार भी देता है कि वो इस ई मैंडेट फैसिलिटी को कैंसिल कर सके डेबिट होने के, यानी कि उनके अकाउंट से पैसे ट्रांसफर होने से पहले या फिर विड्रॉ होने से पहले. ठीक है, किसी भी टाइम पे. तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट बन जाता है क्यू, फिर आता है एस, फिर आता है आर और फिर आता है पी. ठीक है, तो क्यू आर एस पी, क्यू एस आर पी, ऑप्शन बी इज करेक्ट. आज के सेशन में इतना ही. इस सेशन की पीडीएफ प्लस ऑडियो एक्सप्लेनेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी. इसके अलावा प्ले स्टोर से आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं. टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का लिंक और प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो आप डायरेक्टली लिंक पे क्लिक करके भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या प्ले स्टोर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग. बाय बाय.